नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 9 अध्याय 4। यह है जलवायु। पिछले 2 अध्यायों में हमने देखा था वहाँ की स्थलाकृतियाँ और अपवाह तंत्र के बारे में। आज भारत की जो महत्वपूर्ण भूतत्व हैं, जो जलवायु, उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे जलवायु और मौसम को। तो ये तीनों जो हैं प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व के अंतर्गत शामिल होती हैं। जो जलवायु है और मौसम है, ये 2 शब्द हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं। मौसम जो होता है ये अल्पकालिक समय के बारे में बताता है, जहाँ पर हम किसी एक विशेष क्षेत्र की जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, इन सबको जो है देखते हैं। वहीं जलवायु जो होता है ये किसी विशाल क्षेत्र में जो है 30 वर्ष से समय की अवधि की विविधताओं का कुल योग होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जलवायु और मौसम के क्या तत्व होते हैं। तो जलवायु और मौसम के जो सामान्यतः तत्व होते हैं वो लगभग जो इनको प्रभावित करने वाले क्षेत्र कारक होते हैं उनके आधार पर लिया जाता है, जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, वर्षण, आर्द्रता, इन सब चीज़ों को हम लोग इसके तत्व के अंतर्गत देखते हैं। अगला है कि जो कोई भी जो जलवायु होता है उसको नियंत्रित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये प्रमुखतः 6 कारक होते हैं जो किसी भी जलवायु को प्रभावित करते हैं, जैसे अक्षांश, तुंगता यानी ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से उसकी कितनी दूरी है, महासागरों की क्या जो जलधाराएं हैं, और उच्चावच लक्षण। इन सब के आधार पर हम इसे देखते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में जलवायु को देखें तो यहाँ भारत के संदर्भ में जो है जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो लगभग कमोवेश वही चीज़ें हैं। जैसे अक्षांश अगर देखते हैं तो ये भारत में कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है, जो अगर हम देखें पश्चिम में कच्छ के रण से शुरू होकर ये मिजोरम तक जो है पहुंचती है। और इस प्रकार जो है कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, जिसका उत्तरी जो क्षेत्र होता है वो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं अगर हम देखें दक्षिण का तो ये जो होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऊंचाई के संदर्भ में देखें तो ऊंचाई किस प्रकार प्रभावित करती है, जिस प्रकार हम देखते हैं जो हिमालय का क्षेत्र होता है जहाँ पर लगभग संसार की सबसे उच्च चोटियाँ हमें दिखती हैं, लगभग 8000 जो मीटर होती है उससे अधिक ऊंचाई की जो है पर्वत चोटियाँ यहाँ विद्यमान हैं। तो उस प्रकार वहाँ पे जो है वो जलवायु वहाँ पर परिलक्षित होती है। वहीं अगर हम देखें तटीय क्षेत्र की, जहाँ पर जो ऊंचाई होती है अधिकतम 30 मीटर होती है, तो यहाँ पर जो है सागरों का प्रभाव जो है इस पर हमें दिखने को मिलता है। वहीं अगर हम देखें वायुदाब और पवन के क्रम में, तो जो वायुदाब और धरातलीय पवनें हैं ये और वहाँ की उच्च वायु संचरण है, पर पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ या उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये सभी जो हैं इन तीनों चीज़ों को जो है प्रभावित करती हैं कहीं ना कहीं सर्कुलेशन में जो भी आता है। अगला है हमारा कोरियोलिस बल। ये जो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, एक आभासी बल जो है हमें प्रतीत होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध में है यहाँ पर वायु हमें दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर जो है मुड़ जाती है। इसे हम लोग फेरल के नियम के रूप में भी जानते हैं। अब देखते हैं कि दक्षिण पूर्व मानसून क्या होता है, ये पवनें क्या होती हैं। तो हमने जैसा जाना कि भारत की जो जलवायु होती है वो मानसूनी होती है। तो जब भारत की मानसूनी जलवायु होती है तो ये मानसून शब्द कहाँ से आया, तो ये जो अरबी यहाँ पर जो लोग आते थे घूमने के लिए, तो वो सभी जो है इस तरह से मौसम जो है मानसून को उसके अर्थ में इसको लेते थे, जिसका अर्थ होता है कि जो ऋतु के अनुसार घूमने वाली हवाएं। तो उसी संदर्भ में हम लोग इसको देखते हैं। 2 प्रकार के मानसून के रूप में हम लोग जानते हैं, एक दक्षिण पश्चिम मानसून होता है पवन, और दूसरा होता है उत्तर पूर्वी जो मानसून पवन। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ऋतुवत परिवर्तन होता है, जैसे शीतकाल में क्या होता है कि हिमालय के उत्तर में उच्च दाब का क्षेत्र होता है, वहीं महासागरों के ऊपर जो है निम्न दाब का क्षेत्र होता है। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, इसके ठीक उल्टा हो जाता है। जो आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत है वहाँ पर निम्न दाब होता है, और जो हिंद महासागर का क्षेत्र होते हैं वहाँ अपेक्षाकृत उच्च दाब वाले क्षेत्र होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो हवाएं होती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब को जाती हैं। तो इसी प्रकार जो है पवनों का जो है गति इस प्रकार देखी जाती है। तो इन सब से क्या होता है कि जो दक्षिण और पूर्वी दिशा में जब विषुवत रेखा से बहती है तो हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में ये दाहिनी ओर मुड़ जाती है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो है निम्न दाब की ओर हवाएं बहने लग जाती हैं। तो इसे ही हम लोग दक्षिण पश्चिम पवन के रूप में देखते हैं। अब जेट धाराएं क्या होती हैं, एक जो देखिए मानसून को परिभाषित करने के संदर्भ में जो है ये इनका यूज जो हुआ है विश्व युद्ध दूसरा जो हुआ था उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया। तो ये 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में बहती है, और इसमें भी 2 तरह की जो है जेट धाराएं होती हैं। और पहले हम देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से कहाँ अवस्थित होती है। तो ये एक सकरी पट्टी के रूप में होती है, और क्षोभ मंडल से करीब 3 किलोमीटर यानी 12 जो होता है, जो सबसे ऊंची 9 किलोमीटर हम लोग देखते हैं, तो लगभग ये 12 किलोमीटर ऊपर में अवस्थित होता है
ये अगर हम देखें ऊर्ध्वाधर रूप से, और इसकी गति जो होती है ये लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 184 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जो है इसकी होती है। और ये दो भागों में, जैसा कि हमने बताया, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं होती हैं और दूसरी जो होती हैं उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराएं होती हैं। और ये भारत में जो है 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक गर्मी के समय में प्रवाहित होती है। और ये जेट धाराएं जो होती हैं ये भी ऋतुवत परिवर्तन के रूप में जो है हमें देखने को मिलती हैं। और इन्हीं जो ऋतुवत परिवर्तन से इनकी जो मेखला जो है वो आगे पीछे होती है, उससे जो है हमारा जलवायु प्रभावित होता है। ठीक है, भारतीय मानसून के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो भारतीय मानसून जो होता है यही जेट धाराओं के संदर्भ में बताया गया है कि हिमालय के जो उत्तर में है, ठीक है, जो हमारा भारत है इसके ठीक उत्तर में और फिर एक जो है दक्षिण में, ये इस तरह से ऋतुवत परिवर्तन होता रहता है। तो ये जो है दाब वगैरह उसी प्रकार से बनता है। तो देखते हैं भारत का जो मानसून है ये लगभग 20 डिग्री उत्तरी और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में रहता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पाते हैं कि स्थल में जो है दाब अलग होता है और समुद्र में जो दाब है वो अलग रहता है। तो ये दोनों का जो देखते हैं कि निम्न दाब और उच्च दाब होता है, तो ये जो दाब का अंतर होता है इसके कारण भी जो है हवाओं का प्रवाह होता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि जो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये हमने बताया था कि 5 डिग्री विषुवत रेखा के उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है ये अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में ये मैदान की ओर खिसक जाती है। वहीं अगर हम देखें हिंद महासागर में तो मेडागास्कर के पूर्व में 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर जो है दक्षिणी अक्षांश के पास उच्च दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। यहीं पर अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण जिसे ITCZ बोलते हैं, तो इसको परिभाषित किया गया है कि विषुवतीय अक्षांश से जो है विस्तृत गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र जो होता है ये उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन के रूप में आपस में मिलती हैं। ठीक है, और एक और टर्म होता है जो हम लोगों की हमेशा जो है जलवायु के संदर्भ में सुनने को आता है, वो है एल नीनो। एल नीनो क्या होता है? ये ठंडी पेरू जलधारा होती है जो अस्थायी तौर पर निकलती है। और एल नीनो का शब्द जो होता है ये स्पेनिश भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बेबी क्राइस्ट। तो ये अगर जो है एल नीनो अगर समय पर नहीं जो है ये होती है तो इससे भी हमारी ये हमारी जो मानसून है वो प्रभावित होती है। ऋतुओं के संदर्भ में देखें तो भारत में जो है ऋतुएं 4 प्रकार से परिभाषित की गई है और ये जो है मानसून के प्रक्रम को लेकर जो है निर्धारित की गई है। जैसे कि इसमें शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु जिसमें मानसून का आगमन कहते हैं, और जो मानसून की वापसी होती है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा समय होता है। ये एक होता है मध्य नवंबर से फरवरी के बीच वाला जो होता है वो शीत ऋतु कहलाता है। वहीं ग्रीष्म ऋतु जो है ये मार्च से मई के बीच का जो है समय ये कहलाता है। जून के प्रारंभ से अक्टूबर के मध्य जो है वो वर्षा ऋतु होता है। वहीं मानसून की वापसी जो है अक्टूबर मध्य से मध्य नवंबर के बीच में जो है बताया गया है। उत्तरी गोलार्ध, चूँकि भारत उत्तरी गोलार्ध में इसी समय जो है दिसंबर और जनवरी का जो है ठंडा महीना होता है, इसका ठीक उल्टा कर देंगे दक्षिणी गोलार्ध में इस समय जो है ग्रीष्म जो है ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में जो है गर्मी का जो समय होता है ये मई सबसे अधिक गर्म समय होता है। और जो मैदानी क्षेत्र होता है हमारा, वहाँ पर देखते हैं कि जो है लू चलने लगती है इसी समय में। और वर्षा ऋतु का जो समय होता है वो निम्न दाब के स्थान पे जो है उत्तरी मैदान में नमी में जो है वृद्धि हो जाती है और तीव्र पवनें बहने लगती हैं। और जो मानसून परावर्तन होता है वो उच्च दाब वहाँ पर उपस्थित हो जाता है, जिससे कि जो है बारिश वगैरह वो नहीं हो पाती है। और शीत ऋतु में अगर हम देखें तो केवल भारत में कोरोमंडल का जो तट होता है, यानी जो तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र होता है, वो वहाँ पर बारिश होती है। और ग्रीष्म ऋतु जो होता है इसमें ताप बहुत अधिक हो जाता है और दाब में कमी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है शुष्क पवनें चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में। और वर्षा ऋतु की बात करें तो यहाँ पे जो है पश्चिमी घाट में वर्षा शुरू होती है और जो इसके ठीक विपरीत साइड होता है, जो पवन विमुखी ढाल होता है, अगर पर्वतों के क्रम में बात करें तो वहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है और वो सूखा क्षेत्र रहता है। वही जो बात करें अगर हम बंगाल की खाड़ी के आसपास वाला जो अगर बंगाल का क्षेत्र देखें, वहाँ से पूर्व से अगर हम पश्चिम की ओर भारत में बढ़ें तो देखते हैं कि हमें जो है बारिश में जो है कमी देखने को मिलती है। ठीक उसी तरह दक्षिण से अगर उत्तर की ओर बढ़ें तो उसमें भी जो है हम बारिश में कमी पाते हैं। तो इस तरह से ये जो है वर्षा की मात्रा में घटोतरी बढ़ोतरी इस प्रकार देखने को मिलता है। वहीं मानसून वापसी की बात करें तो दिन का तापमान जो है उच्च हो जाता है, वहीं रात जो है ठंडी हो जाती है और निम्न दाब से चक्रवात का निर्माण होता है। ये बंगाल की खाड़ी के बारे में ज़्यादातर बातें ऐसी कही गई हैं। चक्रवाती विक्षोभ जो है इसे हम लोग शीतकाल में महावट ये क्षेत्रीय नाम के रूप में जानते हैं।
लू चलना ये ग्रीष्म ऋतु की एक जो है विशिष्टता के रूप में होती है, जिसे हम लोग उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में देखते हैं। और इस समय जो है हल्की फुल्की जो है बारिश होती है, जिसे काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में बोलते हैं, आम्र वर्षा ये कर्नाटक और केरल के क्षेत्र में बोलते हैं। और वर्षा ऋतु जो होती है ये मासिन राम में होती है और यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। और कभी कभी जो है हमें देखने को मिलता है कि वर्षा विराम हो जाती है। ये कभी कभी कुछ जो है मौसमी परिवर्तन के कारण भी देखने को मिलती है, या जो क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ होती हैं वो प्रतिकूल हो जाती हैं, उसके कारण ऐसा देखने को मिलता है। मानसून वापसी में हम लोग देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये बंगाल की खाड़ी में ऐसे देखने को हमें मिलता है। वर्षा वितरण की बात करें तो ये उत्तर पूर्वी भारत जैसे कि मासिन राम में सबसे अधिक बारिश होती है। ये 400 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा होती है और कहा जाता है कि ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है। वहीं अगर हम पश्चिम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो यहाँ 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और लेह में जो है सबसे कम वर्षा हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर और कुछ जो है ये इसे भारत के मैप में जो है कुछ चीज़ों को दिखाया गया है। ये गर्मी के मौसम में जो है किस प्रकार की स्थिति होती है। ये तिब्बत के उत्तर में जो है ये जेट धाराएं बहती है और फिर जो है क्रमिक रूप से ये दक्षिण की ओर खिसकती है। तो इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं, जेट स्ट्रीम का जो है किस प्रकार होता है, उपोष्ण जेट स्ट्रीम किस प्रकार की जो है धाराओं के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। वहीं अगर हम देखते हैं कि जो जून महीने का समय होता है उस समय जो है हवाओं का रुख कैसा होता है, किस प्रकार जो है स्थिति बनती है स्थलीय और जो सागरीय तापांतर होता है, उससे भी जो है कहीं ना कहीं मौसम प्रभावित होता हुआ हमें दिखता है। ये मानसून आगमन को जो है दर्शाया गया है। यहाँ पर देखें 1 जून से जो है भारत में ये केरल के तट से ये एंटर करता है और धीरे धीरे जो है ये 15 जुलाई तक भारत के जो है पूरे क्षेत्र में यहाँ पर प्रभावित करता है पूरे क्षेत्र को, और पूरे जो है भारत में बारिश इसी के द्वारा प्राप्त होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। ये देखें जो मानसून का अंत होता है वो किस प्रकार होता है, वो यहाँ पे बताया गया है। ऊपर से यहाँ देखें सितंबर, अक्टूबर और फिर जो है ये 15 अक्टूबर, नवंबर, 15 नवंबर और जो है दिसंबर तक इस प्रकार से जो है मानसून की वापसी होती है। ये इस क्षेत्र में जो है मानसूनी जो वर्षा होती है लगभग जून से सितंबर में, तो उसको वर्षा वितरण को यहाँ पर दर्शाया गया है। जो देख रहे हैं सबसे अधिक बारिश जो है ये बांग्लादेश के ठीक उत्तर पूर्व में देखें ये मासिन राम का क्षेत्र है। यहाँ केरल के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर मानसून अधिक है, और जो अंदर महाद्वीपीय जो क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा जो है धीरे धीरे कमी पाते हैं, और उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, और ऊपर में जो है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र यहाँ भी वर्षा कमी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम देखें ये वार्षिक वर्षा के बारे में तो यहाँ पर भी लगभग सेम वही पैटर्न जो है दिखता है, और पाते हैं कि जो हमारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र है और जो लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा जो है न्यूनतम होता है, और उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ पर जो है हमें बारिश देखने को मिल रही है। तो ये इसमें प्रदर्शित किया गया है। तो ये हमारा जो चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।